हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीक्षा टीम मनीष वर्मा से आज की इस मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले, जो कि आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एग्जाम्स में कितने चैप्टर्स आने वाले। तो फर्स्ट आपके जो टीएमए वाले चैप्टर्स है वो आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगे, ना ही इन चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। बात करते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर, तो 14 चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में आएंगे। इन्हीं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होगी। एनआईओएस ने इस बार पेपर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मैचअप्स होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, वन वर्ड आंसर होंगे और आपके ट्रू फॉल्स होने वाले। सब्जेक्टिव सेक्शन की बात करें तो उसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसके अंदर आपकी 54 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में। वेटेज के अकॉर्डिंग मोस्ट स्कोरिंग मॉड्यूल की बात कर लेते हैं, जिसे आप करके इजीली पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। तो फर्स्ट मॉड्यूल, थर्ड एंड फोर्थ जो मॉड्यूल है, आप इसे करके 49 मार्क्स गेन कर सकते हो अपने एग्जाम्स के अंदर। और जिन भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से स्कोर करना है अपने एग्जाम्स में, उन्हें सारे मॉड्यूल्स को अच्छे से पढ़ना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। परचेज ऑफ अ साइकिल बाय हाउस होल्ड इज ट्रीटेड एज। आपने एक साइकिल खरीदी अपने हाउस होल्ड यूज के लिए, तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करोगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका कैपिटल फॉर्मेशन, सेकेंड है प्रोडक्शन बाय हाउस होल्ड, थर्ड ऑप्शन है कंजप्शन और डी ऑप्शन है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। करेक्ट ऑप्शन है सी, कंजप्शन। इसमें आप क्या कर रहे हो, जो आपने साइकिल खरीदी उसे अपने हाउस होल्ड में यूज करोगे, फैमिली मेंबर्स के थ्रू से यूज किया जाएगा और आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोडक्शन यूनिट ऑन बाय सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज। क्वेश्चन में बोला है एक फर्म को किसी एक पर्सन के थ्रू मैनेज किया जा रहा है, ऑन किया जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अ पार्टनरशिप, अ प्राइवेट कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, अ पब्लिक प्रोडक्शन। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें कोई एक सिंगल पर्सन फर्म की पूरी मैनेजमेंट को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फॉल्स। बोला है कि अगर किसी भी गुड्स का प्राइस कम हो रहा है, व्हाट हैपेंस टू इट्स डिमांड। तो इसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर किसी भी गुड्स का प्राइस कम होता है तो मार्केट में ऑटोमेटिक उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, राइजेस, करेक्ट होगा। जब भी किसी गुड की वैल्यू में फॉल्स डाउन होगा, मार्केट में उस गुड की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब आपको बताना है कि जो प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा, उसमें प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्राइमरी डेटा आर मोर रिलायबल दैन सेकेंडरी डेटा। बी ऑप्शन है, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। जो प्राइमरी डेटा होता है वो गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। या फिर जो आपका थर्ड ऑप्शन है, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। लास्ट ऑप्शन है, सेकेंडरी डेटा आर ऑलवेज अवेलेबल इन पब्लिश्ड फॉर्म। जो सेकेंडरी डेटा होते हैं वो आपको एक पब्लिश्ड फॉर्म में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, जो प्राइमरी डेटा होता है उसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ कंज्यूमर डू इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। अगर एक कंज्यूमर है वो लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगा। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक्सेप्ट द डिसीजन एज फाइनल, वो उसी डिसीजन को फाइनल समझ लेगा। या फिर बी ऑप्शन दे रखा, अपील टू अ हाई कोर्ट विद इन 30 डेज। जो लोअर कोर्ट का डिसीजन होगा उसी के 30 दिन के अंदर वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। या फिर थर्ड ऑप्शन आपका कॉन्टेक्ट विद द मैन्युफैक्चरर अगेन फॉर अ रिसोल्यूशन। वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर के साथ फिर से कॉन्टेक्ट करेगा, अगर कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है तो ठीक है। लास्ट ऑप्शन है आपका, इग्नोर द डिसीजन एंड मूव ऑन। उस डिसीजन को इग्नोर करके मूव ऑन कर जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है बी, वो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके 30 दिन के अंदर वो हाई कोर्ट में जाकर अपील कर देगा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक एप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। आपको बोला है कि जो रॉ मटेरियल होता है फिनिश्ड गुड में जब चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो प्रोडक्शन कहते हैं उस प्रोसेस को। जब भी आप किसी भी गुड को रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड में चेंज करते हो तो उसे प्रोडक्शन कहा जाता है, उत्पादन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे आप शॉर्ट में सीपीए भी कह सकते हैं, इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, 1986 में। इसका मेन एम क्या था, कंज्यूमर्स के लिए, जो आपकी कंट्री में कंज्यूमर्स है उनको चीप, सिंपल और क्विक जस्टिस प्रोवाइड करो, उनको न्याय दिलाओ अगर उनके साथ चीट हुआ है तो। नेक्स्ट है, इफ द इनकम ऑफ अ बायर फॉल्स। अगर
किसी भी कंज्यूमर की या फिर बायर की इनकम में फॉल्स डाउन हो रहा है, मतलब उसकी इनकम कम हो रही है, तब जो इंफीरियर गुड्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आपकी इनकम में फॉल्स डाउन हो रहा है, आपकी इनकम कम हो रही है, तो क्या होगा, आपके जो इंफीरियर गुड्स होंगी उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। क्योंकि आप अपनी जरूरत को सिर्फ पूरा करोगे, उस टाइम पे ये नहीं देखोगे कि कौन सा ब्रांड अच्छा, इस ब्रांड के हमें प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। सिर्फ आप उस टाइम नेसेसिटी के अकॉर्डिंग अपने गुड्स को परचेज करोगे, तो उस टाइम इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड होती है मार्केट में वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू पॉल्यूट एयर एंड वाटर सोर्सेज एंड डिप्लेट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डैश जनरेशन वुड सफर। जो भी आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कभी एग्जॉस्ट हो सकते हैं, लाइक आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, अगर आप इनका बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करते हो तो ये इन फ्यूचर खत्म हो जाएंगी और आने वाली जो जनरेशन है इन फ्यूचर वो इन सारी फैसिलिटी का यूज नहीं कर पाएगी, ना ही इनका बेनिफिट उठा पाएगी। तो आपको उसी तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करना है ताकि आपके आने वाली जनरेशन में इन सारी रिसोर्सेज का बेनिफिट उठा सके। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका है ट्रू एंड फॉल्स। इसमें आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है कि गलत है या फिर सही है। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, गुड्स आर टेंजिबल। अब टेंजिबल क्या होता है, जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, तो ये सारी चीजें टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो गुड्स होते हैं आप उन्हें टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाइट, वेट एंड डिस्टेंस आर एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब आपको पहले इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने से पहले पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स होता क्या है। तो एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिन्हें आप मेजरमेंट नहीं कर सकते नंबर्स की टर्म्स में। लाइक आपका किसी पर्सन की ब्यूटी है तो आप उसे नंबर्स में मेजरमेंट नहीं कर सकते। कोई इंटेलिजेंट है तो आप उसको नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स के अंदर काउंट की जाती है। और जो आपका वेरिएबल होता है नंबर्स की टर्म में मेजरमेंट उनका कर सकते हो। तो जो आपका हाइट है, वेट है, डिस्टेंस है, तो आप इन्हें नंबर्स की टर्म्स में मेजरमेंट कर सकते हो। स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, फॉल्स। एट्रीब्यूट्स के ये एग्जांपल्स नहीं है, हाइट, वेट, डिस्टेंस, क्योंकि एट्रीब्यूट्स आप मेजरमेंट नंबर्स की टर्म्स में नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका ट्रू फॉल्स का। मल्टीनेशनल हैव मेन ऑफिस इन अ वन कंट्री। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, लाइक आपका एमएनसीज जो होते हैं, वो किसी एक कंट्री में इनका मेन ऑफिस होता है, बट ये ऑपरेट सारे इंटरनेशनल मार्केट्स में। इट मींस कि मल्टीपल ऑफ कंट्रीज में इनको ऑपरेट किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एम टू सर्व सोसाइटी एज होल विदाउट द इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। जो आपकी एनपीओ होती है, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेन मोटिव क्या होता है, अपने सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना। बट इनका जो इंटेंशन होता है प्रॉफिट के मोटिव से ये लोग नहीं करते हैं, ये सिर्फ सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। मैच द फॉलोइंग। अब आपको एग्जाम में इसे किस तरह से करना है, आपको दो कॉलम्स दिए होंगे, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको इसी से रिलेवेंट यहाँ से वर्ड्स को मैच करना होगा, जो भी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। फर्स्ट आपको दे रखा है फ्री गुड्स। फ्री गुड्स जो नेचुरली आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये ऑप्शन है इसका, सैंड, वाटर, मिनरल्स। तो ये क्या है, आपको नेचुरली मिले हैं। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में आपका हो गया लाइक ये जो डी ऑप्शन है, ब्रेड, फ्रूट्स, मिल्क, क्लॉथ्स, ये आप कंज्यूम करते हो, किसी एक कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम किया जाता है। ड्यूरेबल यूज गुड्स कौन से होते हैं, जिन्हें आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर सकते हो। आपके क्लॉथ्स हो गए, फर्नीचर हो गया, टेलीविजन हो गया, मशीन्स हो गई, आप इन्हें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स जो आप खुद खरीदते हो, लाइक वॉच हो गया, पेन हो गया, स्कूटर्स हो गए, आप ये खुद ही परचेज करते हो। पब्लिक गुड्स जो आपको गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं, इनका यूज सब करते हैं। तो आपका रोड हो गया, ब्रिजेस हो गए, ये सारी पब्लिक गुड्स है। नेक्स्ट स्लाइड में आप इसका प्रॉपर आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड वन सेंटेंस में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको वन वर्ड में आंसर देना है। तो इसका क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। अब आपको बताना है कि जो जापान की करेंसी है वो क्या है, येन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूरोप। यूरोप की करेंसी क्या है, इसके नाम से ही इसकी करेंसी का नाम पता चल जाता है। आगे के जो चार वर्ड है यूरो, इसकी करेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड आंसर का, गिव बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। आपको अर्थमेटिक मीन का एक बेसिक सा फॉर्मूला बताना है। तो पहले जान लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अर्थमेटिक मीन में आप किसी डेटा की एवरेज वैल्यू को फाइंड करते हो तो उसे अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, एक्स पे बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है बेसिक सा, जिसे आप यूज कैसे करोगे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको कुछ डेटा
गिवन होगा लाइक 4, 2, 3, 5, 6 इस तरह से कुछ डेटा गिवन होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होंगे आपके पास ऐड करके चलोगे। जितने भी आपको डेटा में वैल्यूज दी होंगी आप वहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट अप कर दोगे। देन जितने भी इस डेटा में नंबर गिवन होगा आप उसे काउंट करोगे और उसके बाद डिवाइड में n की जगह पे लिख दोगे। लाइक आपके देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 डिजिट्स है तो आप n की जगह पे 5 पुट कर दोगे। तो आपकी सारी वैल्यूज पुट हो चुकी है आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आप 4, 2, 3, 5, 6 को कैलकुलेट करोगे, देन जो भी आएगा आप उसे 5 से डिवाइड कर दोगे। तो इस तरह से अर्थमेटिक मीन फाइंड किया जाता है किसी भी डेटा का। नेक्स्ट बात करते हैं विच इज एट द हेड ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। अब आपको बताना है कि बैंकिंग सिस्टम का हेड कौन है इंडिया के अंदर। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंकिंग सिस्टम का हेड है। नेक्स्ट है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी और आपको उसे वेरीफाई करके अपना आंसर लिखना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट आर इजिली रिप्लेनिश्ड ओवर अ टाइम। आपको बताना है इस क्वेश्चन में वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग रिप्लेनिश्ड होते रहते हैं। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं लाइक वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सारे आपके टाइम के अकॉर्डिंग रिप्लेनिश्ड होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स बताने। जो इसका आंसर है वो है पेट्रोलियम। अगर आप इसका एक्सेस अमाउंट में यूज करोगे तो ये एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ये एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फर्म सेल्स 100 चेयर, फर्म 100 चेयर्स को बेचती है, पर चेयर का प्राइस कितना है आपका 200 रुपीज। तो आपको बताना है कि टोटल रिवेन्यू उस फर्म की कितनी होगी। आप पहले जान लेते हैं कि रिवेन्यू होता क्या है, तभी तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो रिवेन्यू होता है वो फर्म की एडिशनल यूनिट होती है। जब आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एडिशनल यूनिट में सेल करते हो तो उसे रिवेन्यू कहा जाता है। टोटल रिवेन्यू देख लेते हैं इसका किस तरह से निकलेगा। टोटल रिवेन्यू, मैंने शॉर्ट में इसे टीआर लिख दिया, बट आप एग्जाम में इसे प्रॉपर लिख के आना टोटल रिवेन्यू, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस गिवन है 200 तो हमने 200 लिख दिया। क्वांटिटी आपको बता रखी है कि उन्होंने 100 चेयर्स की सेल की है, तो आपने 100 चेयर्स लिख दिया। आपकी क्वांटिटी भी हो गई, प्राइस भी हो गया। तो टोटल रिवेन्यू के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, प्राइस और क्वांटिटी की, जो कि हमें पता था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 20,000। इट मीन्स कि उस फर्म ने 20,000 रुपीज अर्न करे हैं 100 चेयर्स को बेच के। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि टोटल रिवेन्यू किस तरह से हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्टिकुलर वैल्यू अपीयर्स इन 4 टाइम्स इन अ सेट ऑफ डेटा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी भी डेटा के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होता है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर आपके डेटा में 4 बहुत बार आ रहा है, रिपीट होते जा रहा है बार बार, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो फ्रीक्वेंसी है उस डेटा की, जो हाईएस्ट वैल्यू है उस डेटा की, वो 4 होगी। फ्रीक्वेंसी वैल्यू इज 4। मैक्सिमम टाइम जो डिजिट रिपीट होती है उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। हिंदी में इसे आवृत्ति कहते हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव सेक्शन की, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर होने वाले। तो फर्स्ट बात करते हैं आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम्स में पूरे 11 होंगे, जो कि 2 मार्क्स के होने वाले हैं पर क्वेश्चन। पूरा जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न होने वाला है वो 22 मार्क्स कैरी करने वाला है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ओपन इकोनॉमी। अब आपको बताना है कि इसमें ओपन इकोनॉमी होता क्या है। जब एक कंट्री का रिलेशन किसी अदर कंट्री के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है, इट मींस कि आपस में दोनों ट्रेडिंग करते हैं, तब उसे ओपन इकोनॉमी कहा जाता है। एक इसी तरह क्लोज्ड इकोनॉमी भी होता है, जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिलेशनशिप नहीं होता है, मतलब दोनों का आपस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं होता है किसी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, तो इसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। आपको ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज के एग्जांपल्स बताने हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स होते क्या हैं, जिनका यूज आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक कर सकते हो, तो उन्हें ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। लाइक आपका टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ड्यूरेबल गुड्स के। अब बात करते हैं नेक्स्ट नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। लाइक आपका ब्रेड, बटर, जैम, पिकल, सॉल्ट, ये सारी किस्में आते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स में, जिनका आप एक से ज्यादा बार सिर्फ यूज कर सकते हो। देन सर्विस आपका लाइक बार्बर की सर्विस हो गई, टीचर की सर्विस हो गई, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गए, तो ये सारे क्या करते हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आपको बताना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स जिनमें एक की जगह दूसरे गुड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उन्हें सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। कि एग्जांपल
के थ्रू इसे समझते हैं। लाइक अगर कोक का प्राइस ज्यादा हो गया मार्केट में तो आप कोक की जगह पे पेप्सी को प्रेफरेंस दे सकते हो सेम वेटेज पे। लाइक अगर टी का प्राइस ज्यादा हो गया तो आप कॉफी को प्रेफरेंस दोगे, या कॉफी का प्राइस ज्यादा हो गया तो आप उसकी जगह पे टी का भी यूज कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। अगर एक का प्राइस ज्यादा होगा तो आप दूसरे को प्रेफरेंस उसकी जगह पे दे सकते हो। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका एक गुड के साथ दूसरे गुड का होना जरूरी होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। अगर आपके पास कार है तो उसमें पेट्रोल होना जरूरी है, बिना पेट्रोल के आप कार का यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक गुड के साथ दूसरे गुड का होना जरूरी होता है। अब आपके पास एक पेन है, उसमें रिफिल नहीं है तो उसका यूज आप नहीं कर सकते, बट उसमें अगर रिफिल है तो आप उसका यूज प्रॉपर कर सकते हो। तो एक गुड का इस्तेमाल दूसरे गुड के साथ किया जा रहा है। तो ये किस में आता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है दोनों का। अगर कार का प्राइस बढ़ रहा है तो पेट्रोल का भी प्राइस बढ़ेगा। आपको बॉल पेन लेना है, अब चाहे रिफिल उसकी 2 रुपए की हो या फिर 1 रुपए की, आपको उसे खरीदना ही पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक शॉपकीपर है, वो 10 kg राइस को सेल करता है 30 पर kg। इट मींस कि जो उसका 1 किलो चावल का जो प्राइस है वो कितना है? 30 रुपए में 10 किलो चावल को सेल कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट केस था। अब सेकेंड केस की बात करते हैं। एंड 11 kg ऑफ राइस एट 29 पर kg। उसने 11 किलो चावल बेचे जिनका पर चावल का प्राइस 29 पर kg पे था। तो ये आपका था केस सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं और आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? मार्जिनल रिवेन्यू। अब मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, जो कि आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। जब एक फर्म अपने एक्स्ट्रा यूनिट की सेल करती है तो उसे मार्जिनल रिवेन्यू कहा जाता है। तो फर्स्ट केस आपका 10 kg राइस को 30 पर kg में बेचा है। पहले हम इसका टोटल रिवेन्यू निकालेंगे। और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि टोटल रिवेन्यू का क्या फॉर्मूला था? प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब हमें प्राइस भी पता है, क्वांटिटी भी पता है। तो प्राइस आपका 30 पर kg है और जो क्वांटिटी आपकी फर्स्ट केस की 10 kg दे रखी है। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो इसका जो आंसर होगा वो 300 रुपीज आ जाएगा। फर्स्ट केस में फर्म ने अर्न किया है। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं जो कि आपका है सेकंड केस, जिसमें उन्होंने 11 kg राइस को सेल किया है जिसका प्राइस कितना था? 29 पर kg। तो इसका टोटल रिवेन्यू कितना फाइंड होगा? 319 रुपीज। 319 रुपए उन्होंने अर्न किया है अपने फर्म में। अब हमने इन दोनों का टोटल रिवेन्यू निकाल लिया फॉर्मूले से। टोटल रिवेन्यू निकल चुका है, बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए। तो मार्जिनल रिवेन्यू किस तरह से निकलेगा? देखो, मार्जिनल रिवेन्यू को मैंने शॉर्ट में MR लिख दिया, बट आपको प्रॉपर एग्जाम में मार्जिनल रिवेन्यू लिख के आना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू का क्या करोगे? जो भी आपका टोटल रिवेन्यू फर्स्ट और सेकंड केस से आया है, आप सेकंड केस को फर्स्ट वाले से माइनस कर दोगे, क्योंकि जब आप माइनस करते हो तो बड़ी डिजिट को छोटे वाले से माइनस करते हो। तो मार्जिनल रिवेन्यू आपका सेकंड केस का 319 रुपए था। तो अब आप 319 रुपए को माइनस करोगे केस फर्स्ट वाले के 300 रुपए से, जो कि आपका टोटल रिवेन्यू निकला था फर्स्ट केस का 300 आया। अब जो मार्जिनल रिवेन्यू है आपका वो कितना निकला? 319 को आप 300 से माइनस करोगे तो आपका जो 19 रुपीज है वो पूरा निकल जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू का। इसका मतलब जो फर्म है उसने सेकंड केस से ज्यादा अर्निंग की है, तो 19 रुपए एज कंपैरिजन टू फर्स्ट केस उसने ज्यादा कमाए। तो मार्जिनल रिवेन्यू आपको इस तरह से अपने क्वेश्चन में फाइंड करना होगा। प्रॉपर सॉल्यूशन देख सकते हो स्लाइड में आपको गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द टर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपको बताना है जो गुड्स सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं। फर्स्ट जो गुड होता है एक तो टेंजिबल होता है, जिन्हें आप छू सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, और ये फिजिकल प्रोडक्ट होता है, आप इसे परचेज भी कर सकते हो। बट जो सर्विसेज होती हैं सिर्फ आप उन्हें फील करते हो, ना ही उन्हें देख सकते हो, ना ही उन्हें छू सकते हो। अगर आप किसी से सर्विस लेते हो तो सर्विस के बदले में कुछ सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है, तो उसे आप सर्विसेज बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लॉकर फैसिलिटी। अब आपको बताना है कि लॉकर फैसिलिटी क्या होता है। ये बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। बैंक होती है जो भी आपकी वैल्यूएबल थिंग्स होती है, मतलब जो भी आपकी वैल्यूएबल आइटम्स हो गए, लाइक आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी हो गए, तो इस तरह के जो भी आइटम्स होते हैं वो बैंक अपने लॉकर में सेव करके रखती है। बट इसके बदले में आपको कुछ सर्टेन अमाउंट पे करना होता है बैंक को, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स के या फिर वैल्यूएबल थिंग्स को एक अच्छी प्रोटेक्शन दे रही है और सेव करके उन्हें रख रही है। लॉकर फैसिलिटी ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन मार्जिनल प्रोडक्ट। अब आपको बताना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज रेफर टू एज एडिशनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशनल प्रोडक्ट
होता है जो कि आपको आउटपुट में दिखता है। अब आउटपुट में किस तरह से दिखेगा, अगर आप प्रोडक्शन के टाइम पे, इट मींस कि जब आप इनपुट देते हो अपने प्रोडक्शन में, तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाते हो, किसी भी गुड की एक्स्ट्रा यूनिट की प्रोडक्शन करते हो, तभी तो आपको आउटपुट में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसे मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। जब भी आप एक एडिशनल इनपुट को ऐड करते हो तब आपको आउटपुट में एक एक्स्ट्रा गुड मिलता है जिसकी आप प्रोडक्शन करते हो इनपुट के टाइम पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद द एग्जांपल। अब आपको बताना है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इंपोर्ट में सेल करते हो अपने गुड्स की, डोमेस्टिक कंट्री किसी अदर फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेडिंग करती है, अपने आइटम्स को सेल करती है, लाइक आपका कार हो गया, सेलफोन्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, क्लॉथ्स हो गए, ये सारे आइटम्स को क्या करते हो आप अपनी कंट्री से किसी अदर कंट्री में बेचते हो, तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं वहीं पे हम इंपोर्ट की। इंपोर्ट क्या होता है, जब आप अदर किसी फॉरेन कंट्री से डोमेस्टिक कंट्री में उन गुड्स को लाते हो तो उसे इंपोर्ट कहा जाता है, मतलब आप उनसे खरीदते हो, लाइक आपका कार हो गया, गैस एंड ऑयल हो गया, क्लॉथ्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ये आपके सारे एग्जांपल इंपोर्ट गुड्स के हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंड इन प्रोडक्शन। अब आपको बताना है कि लैंड का क्या रोल होता है जब आप प्रोडक्शन करते हो। तो लैंड क्या एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि आपको माउंटेन्स में देखने को मिल जाएगा, प्लेन रीजन में देखने को मिल जाएगा। अब आप लैंड में फर्म को बनाते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, या फिर उसमें एग्रीकल्चर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म करते हो, और काफी ज्यादा लोग टूरिज्म के लिए इसे यूज करते हैं। लैंड का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन के टाइम पे, लाइक आप लैंड में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हो, खेती बाड़ी करते हो, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी करते हो, फॉरेस्ट्री करते हो, तो ये सारी चीजें रूरल एक्टिविटीज होती है, मतलब कि ये सारी एक्टिविटीज गांव में, ग्रामीण एरिया में परफॉर्म की जाती है। तो वो लोग जो रूरल पीपल्स होते हैं जो गांव में रहते हैं वो ज्यादा लैंड का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। ठीक है, तो जो ये सीपीए है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था वो आपके क्वेश्चन में ही गिवन है। 1986 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। गिव्स इजी एंड फास्ट कॉम्पनसेशन टू कंज्यूमर ग्रीवेंस। अब क्या होता है, ये जो सीपीए है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो कंज्यूमर को जल्दी से जल्दी कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवाती है। कंज्यूमर ग्रीवेंस मतलब अपनी कंप्लेन वो लिखवाते हैं किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में। तो ये बेसिकली आपको सिखाता क्या है, जो कंज्यूमर एक्ट है वो आपको स्टैंड लेना सिखाता है। अगर आपके साथ किसी ने चीट किया है, किसी सेलर ने या फिर किसी मैन्युफैक्चरर ने, तो आप स्टैंड ले सकते हो, तो आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा सीपीए के थ्रू। अगर आपके साथ चीट हुआ है तो आपको उसके बदले में जो कॉम्पनसेशन है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कंज्यूमर का राइट है जो कि आपको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड। अब आपको बताना है कि ट्रेड के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉट ऑफ वेराइटीज, लाइक आपके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। समर में आपको कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है, ट्रेडिंग के थ्रू ही आप कोल्ड ड्रिंक को खरीदते हो, लाइक आपका कोक हो गया, पेप्सी हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जिनका आप ट्रेड करते हो और उसके बाद उसका बेनिफिट उठाते हो। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, ट्रेड एनकरेज प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड से आप एनकरेज होते हो, अपने प्रोडक्शन, अपनी फर्म में न्यू गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जाने और आपके प्रोडक्ट्स को खरीदे और आपकी जो सेलिंग है वो बढ़ जाएगी। थ्रू ट्रेड सेलर एंड बायर इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब आप ट्रेड करोगे तो जो बायर होगा और सेलर होगा आपस में दोनों इंटरेक्ट करेंगे। सो सेलर नो द चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर। अब जब इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो उन्हें पता चलेगा कि जो बायर है वो क्या चाहता है। सेलर को ये सारी चीजें उसे पता चलेगी किस प्रोडक्ट को बायर खरीदना चाहता है या फिर किस टाइप ऑफ गुड को वो खरीदना चाहता है। तो ट्रेडिंग का ये बेनिफिट होता है। अगर आप अलग अलग कंट्रीज में ट्रेडिंग करते हो और आपस में आप इंटरेक्ट करोगे तो वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में आपको पता चलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है ट्रेड के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। अब हमें जरूरत क्यों है कंज्यूमर अवेयरनेस की, मतलब कि उपभोक्ता में जागरूकता की क्यों आवश्यकता पड़ती है हमें। कंज्यूमर अवेयरनेस इज नथिंग बट एन एक्ट ऑफ मेकिंग श्योर द बायर और कंज्यूमर आर अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर अवेयरनेस क्या करता है, जो भी बायर्स होते हैं, जो भी कंज्यूमर्स होते हैं, उन्हें अवेयर करता है। वो जो भी प्रोडक्ट्स को या फिर किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज करते टाइम उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरह से उस गुड्स को इस्तेमाल करना है, कब तक चलेगा, उसका एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब भी बायर खरीदता है तो उसे पता होना चाहिए। कंज्यूमर अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट सो दैट द बायर कैन मेक द राइट डिसीजन। कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायर अपना एक राइट डिसीजन लेता है किसी भी गुड्स को खरीदने के टाइम पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बार्टर सिस्टम ऑल्सो गिव टू एग्जाम्पल्स। अब आपको बार्टर
सिस्टम बताना है और उसके 2 एग्जांपल्स भी देने हैं। तो बार्टर सिस्टम में एक गुड के बदले में आप दूसरे गुड को किसी दूसरे पर्सन को देते हो जब भी उसे उस गुड की जरूरत होती है, और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका नहीं होता है, मनी का इन्वॉल्वमेंट बार्टर सिस्टम के अंदर, मतलब वस्तु विनिमय के अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब एग्जांपल समझते हैं। इफ अ पर्सन हैविंग राइस वॉन्ट ईट, अगर किसी के पास चावल है पर उसको चाय चाहिए तो वो क्या करेगा, जिस भी पर्सन को चावल की जरूरत होगी तो उसे चावल दे देगा, उसके बदले में वो चाय ले लेगा, जिस भी पर्सन को चावल की जरूरत होगी उसके बदले में। तो ये होता है आपका बार्टर सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब आपको 2 कंपोनेंट्स बताने हैं एनवायरनमेंट के। तो फर्स्ट आपका कंपोनेंट होता है बायोटिक और अबायोटिक, जिसे आप हिंदी में जैविक कारक और अजैविक कारक कहते हैं। बायोटिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट को ऑक्यूपाई करके रखते हैं, जो भी स्पेस होता है आपके एनवायरनमेंट का उसमें रहते हैं आपके इकोसिस्टम में, लाइक आपके बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, फॉरेस्ट हो गए। अब अबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं जो कि सिर्फ आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं बट वो नॉन लिविंग्स होते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं, लाइक आपका एयर हो गया, वाटर हो गए, रॉक्स हो गए, सन हो गया। और जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट की स्पेस में ऑक्यूपाई करती है, जैसे आपकी बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मस्ट द कंज्यूमर टेक द बिल ऑन परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट। क्यों जरूरी है जब एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी गुड को खरीदता है तो सेलर से बिल ले। एवरी कंज्यूमर रिक्वायरमेंट टेक्स द यूजुअल हार्ड कॉपी एज बिल इफ शी चीटेड और रिक्वायर्ड टू बैक गुड्स। हर एक कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी आप सेलर से कोई भी गुड को खरीदो तो उससे बिल की हार्ड कॉपी लो। अगर आपके साथ चीट होता है या फिर उस गुड को वापस करना है आपको तो उससे इजी रहता है, प्रूफ होता है जिससे आप गुड को उसे रिटर्न कर सकते हो, या फिर अगर आपके साथ चीट होता है तो आप उसे कंज्यूमर कोर्ट में एज अ लीगल प्रूफ दिखा सकते हो। नेक्स्ट है इसका कि ब्लैक मनी जो होती है वो कम कलेक्ट होती है क्योंकि आपके पास एक लीगल कॉपी होती है जो भी आप गुड को परचेज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपको डिफरेंस बताने हैं दोनों के बीच में। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते, वो टाइम के साथ साथ रिप्लेनिश होते रहते हैं। लाइक आपके एग्जांपल्स हो गए, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ट्रीज हो गए, वाटर, सनलाइट, विंड, तो ये टाइम के साथ साथ रिप्लेनिश्ड होते रहते हैं। और जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं अगर आप उनका ज्यादा यूज करोगे, ज्यादा अमाउंट में यूज करोगे तो वो एक टाइम पे आके खत्म हो जाएंगे। लाइक आपका पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। शॉर्ट आंसर्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में 6 होंगे। टोटल क्वेश्चन इसके 3 मार्क्स के होने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम्स में 18 मार्क्स का कैरी करने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट लॉ ऑफ डिमांड। आपको बताना है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अगर किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है मार्केट में ज्यादा होता है, प्राइस ज्यादा है तो ऑटोमेटिक उसकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड। जब भी प्राइस बढ़ेगा किसी भी कमोडिटी का तो डिमांड कम हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप इसे देख सकते हैं। अब इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन अराइज होता है, बोला है कि व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जिस तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा जो कि डिमांड कर्व था आपका डाउनवर्ड्स जा रहा है लेफ्ट से राइट की साइड में। इसका रीजन ये है लॉ ऑफ डिमांड पे इसका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए कर्व लेफ्ट से राइट की ओर जाता है डाउनवर्ड्स में। क्योंकि जो प्राइस होता है और जो डिमांड होता है इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए जो आपका डिमांड कर्व होता है वो लेफ्ट से राइट साइड की डायरेक्शन में डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो ये रीजन था किसका, लेफ्ट से राइट में जो आपका डिमांड कर्व जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द शेप ऑफ डिमांड कर्व। आपको बताना है कि डिमांड कर्व की शेप क्या होगी जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी के बीच में और प्राइस के बीच में। द डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड द प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब हमने देखा कि जो प्राइस और डिमांड होता है इन दोनों का जो रिलेशनशिप है इनवर्स वाला है, उल्टा। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला कम हो जाएगा। जैसे प्राइस आपका कम हो रहा है तो डिमांड जो है उस प्रोडक्ट की मार्केट में ज्यादा हो जाएगी, और अगर ऐसे ही डिमांड ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा।
जाएगा। तो इस तरह दोनों इनवर्स रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हैं मार्केट के अंदर। हेंस द डिमांड कर्व विल बी एटलीस्ट हायर पॉइंट। अगर आपका डिमांड कर्व ज्यादा जाता, हायर पॉइंट पे जाता है, तो इसका क्या मतलब होता है कि उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम है, इसलिए मार्केट में लोग उसे ज्यादा अफोर्ड कर रहे हैं, इसलिए उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ रही है। अगर इसी तरह प्राइस की वैल्यू उस कमोडिटी की ज्यादा होगी तो डिमांड में फॉल्स डाउन होगा। इट मींस कि जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो दोनों इनवर्स रिलेशनशिप में रहते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एन एग्जांपल। अब आपको बताना है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल के साथ। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है, आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को कम कर देती है जब भी आप किसी एडिशनल यूनिट को कैरी करते हो या फिर कंज्यूम करते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। अगर आपको बहुत तेज भूख लगती है तो आप चपाती खाते हो, तो जो आपका फर्स्ट रोटी होगी, मतलब कि फर्स्ट चपाती होगी, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी अगर आप कंपैरिजन करो दूसरी वाली रोटी से। अगर दूसरी वाली रोटी से आप कंपैरिजन कर रहे हो तो क्या करेगी, फर्स्ट वाली रोटी आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल देगी। आपने जब फर्स्ट रोटी खाई तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी सी भूख कम हुई है, फिर दूसरी वाली खाओगे तो वो तीसरी के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगी कि हाँ अब मेरा पेट भर चुका है, अब मैं शायद ही खाऊं तीसरी वाली रोटी। तो इस तरह जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जब आप एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते रहते हो तो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल को कम करती रहती है, तो इसे ही मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर कोक इफ प्राइस ऑफ पेप्सी फॉल्स। इस क्वेश्चन में कोक की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर पेप्सी का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में पूरा रोल डिमांड लॉ का है जो कि हमने अभी पढ़ा जस्ट। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, अगर किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा। इस तरह डिमांड लॉ एक दूसरे को इनवर्स रिलेशनशिप में रखते हैं। इन दिस केस, अब इस केस की बात करते हैं हम। द कोक इज अ अल्टरनेटिव कमोडिटी ऑफ अ पेप्सी। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो कोक और पेप्सी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इट मींस कि अगर एक पेप्सी है आपके पास नहीं होती है इन केस किसी भी रीजन से, तो आप कोक को प्रेफरेंस दे सकते हो उसकी जगह पे। अब इसमें बोला है कोक अल्टरनेटिव कमोडिटी है पेप्सी की। अगर मार्केट में पेप्सी का जो प्राइस है वो कम हो गया तो जो डिमांड होगी पेप्सी की वो बढ़ जाएगी, प्राइस कम है इसलिए। अब नेक्स्ट केस एक और अराइज होता है, अगर पेप्सी का जो प्राइस है कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी पेप्सी की मार्केट में। इसी तरह जब डिमांड कम है क्योंकि प्राइस जो है वो मार्केट में कम हो गया है उसका, इसलिए लोग पेप्सी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें कोक से तो कोक की भी डिमांड में फर्क आएगा क्योंकि लोग ज्यादा प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, पेप्सी को, क्योंकि दोनों ही आपको सेम प्राइस पे मार्केट में मिल रही है तो लोग पेप्सी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो इससे कोक पे इफेक्ट आएगा। कोक की जो डिमांड होगी वो मार्केट में कम हो जाएगी कंपैरिजन करें पेप्सी से। तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अफेक्ट सप्लाई। अब इस क्वेश्चन में किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है किस तरह से इफेक्ट डालता है सप्लाई में। तो देखते हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट होता है सप्लाई जब आप करते हो किसी भी कमोडिटी का। तो जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूस करता है किसी भी कमोडिटी को अपने फर्म के अंदर, उसमें जो भी एक्सपेंडिचर लगाता है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसे आप क्या बोलते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितनी भी कॉस्ट आ रही है उसको बनाने में तो उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो अब ये सारी चीजें रिकवर करेगा, कब रिकवर करेगा, जब इसी प्रोडक्ट की मार्केट में सप्लाई करेगा। तो जितने भी खर्चे लगे इस प्रोडक्ट को बनाने में तो वो क्या करेगा, जब बेचेगा मार्केट में तो इन सब को रिकवर कर लेगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा कमोडिटी का तो जो एवरेज रिवेन्यू होगी, इट मींस कि जो आपकी इनकम होगी वो भी बढ़ेगी। एवरेज रिवेन्यू आपकी बढ़ेगी तो टोटल रिवेन्यू पे भी इफेक्ट आएगा, वो भी बढ़ेगा आपका। इसलिए जो प्राइस होता है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सप्लाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड्स। जो आपका सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाता है, तो इसका फर्स्ट रीजन ये है, अ राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर आपका प्राइस है किसी कमोडिटी का वो बढ़ रहा है तो इट मींस कि उस फर्म को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है क्योंकि उसकी जो सेलिंग है वो ज्यादा हो रही है मार्केट में उसके कमोडिटी की, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करेगा। तो इसका फर्स्ट रीजन ये है, इसलिए जो आपका सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। सेकेंड रीजन, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी यूजिंग हायर प्रॉफिट अट्रैक्ट्स टू न्यू फर्म टू एंटर मार्केट। अगर प्राइस बढ़ता है किसी कमोडिटी का तो जो फर्म होगी वो हायर प्रॉफिट को अर्न करेगी। इस तरह से वो अगर ज्यादा हायर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो दूसरे मार्केट में सोचेगी कि मैं यहाँ पे भी अपनी फर्म को खोलूं और यहाँ पे भी
भी अपने स्टॉक्स को, अपनी कमोडिटी को सेल करो जिससे मेरे को इस मार्केट से भी अर्निंग होगी, इसलिए वो दूसरे मार्केट में भी एंटर करता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कुलर फ्लो चार्ट ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। अब आपको टू सेक्टर इकोनॉमी का चार्ट ड्रॉ करना है। तो ये आपका है हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड फर्म को क्या देती है, हाउस होल्ड और फर्म के बारे में बताना है। टू सेक्टर्स इकोनॉमी है। हाउस होल्ड लैंड देती है किसको, फर्म को देती है, लेबर दे रही है, कैपिटल दे रही है, एंटरप्रेन्योरशिप दे रही है। अब फर्म उसको बदले में क्या देता है, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी चीजें लगी थी लाइक आपका वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो भी वो अर्न करती है वो रिटर्न कर देती है हाउस होल्ड को। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ चार्ट बनाना है आपको किसी टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इस तरह से आप बनाओगे प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द प्रिकॉशन ऑफ यूजिंग अर्थमेटिक मीन। जब भी आप अर्थमेटिक मीन को यूज करोगे तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो फर्स्ट प्रिकॉशन आपका है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अर्थमेटिक मीन इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। अब जो अर्थमेटिक मीन होती है वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, मतलब कि क्वांटिटेटिव टर्म होती है जिससे आप नंबर्स के टर्म में मेजर करते हो, विच मे नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्चुअल फैक्ट्स। जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं उसमें आप रिप्रेजेंट करके किसी अर्थमेटिक मीन को नहीं दिखा सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर किसी 10 फैमिली में 27 बच्चे हैं तो आपको पर फैमिली का अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है कि पर फैमिली में कितने बच्चे होंगे। तो जब आप 27 को 10 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट आपका 2.7 निकल के आएगा। 2.7 ये कोई क्वांटिटेटिव टर्म है कि हाँ किसी एक फैमिली में 2.7 बच्चे हैं, ये कोई एक फैक्ट नहीं है। किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं या फिर 3 बच्चे या फिर उससे ज्यादा है, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। डेसिमल की फॉर्म में नहीं होता, या फिर आपका 2 होगा 3 होगा ऐसा नहीं होगा। 2.5 बच्चे हैं, 3.5 इस तरह से नहीं ली जाती है किसी भी अर्थमेटिक मीन को जब भी उसके डेटा की एवरेज वैल्यू फाइंड करते हो। तो अब सेकेंड प्रिकॉशन की बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी क्वालिटेटिव डेटा। अर्थमेटिक मीन क्वालिटेटिव डेटा को मेजर नहीं करता है। क्वालिटेटिव डेटा लाइक ऑनेस्टी को मेजर नहीं करता है, ब्रेवरी को मेजर नहीं करता, लॉयल्टी को, ब्यूटी को, इंटेलिजेंसी को। वो सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स को मेजर करता है, लाइक नंबर्स की टर्म्स में डिस्टेंस हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, इन सब चीजों को मेजर करता है। आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का लास्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम्स में सिर्फ 2 होंगे, वो भी 5 मार्क्स के होंगे। तो टोटल लॉन्ग आंसर आपका 10 मार्क्स कैरी करने वाला है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको बताना है रोल एंड सिग्निफिकेंस गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि आपकी इकोनॉमी में प्ले करते हैं। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है ह्यूमन वांट्स एंड नीड। जो भी आपकी जरूरतें होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी नीड होती है उतने सफिशिएंट अमाउंट में उन्हें बनाया जाता है और आप तक सारी चीजें पहुंचाई जाती हैं टाइम पे, ताकि आपके जो लिविंग कंडीशन है वो अच्छे से रह सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी कंज्यूमर के गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें प्रोडक्शन करते हो तभी आप उन सारी चीजों का यूज कर पाओगे। जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज होती है आपको एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड की जाती है आपकी नीड के अकॉर्डिंग। डे बाय डे क्या हो रही है, आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरह से डिमांड भी बढ़ेगी, जो कि कौन पूरा करता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके जितने भी वांट्स होते हैं, जितनी भी नीड्स होती है वो उन्हें सेटिस्फाइड करती है। कंज्यूमर को एक बेटर क्वालिटी में और टाइम पे सारे गुड्स चाहिए होते हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करती है, एक अच्छी क्वालिटी में आपको सारी चीजों की प्रोडक्शन करके एक टाइम पर देती है। लास्ट ऑप्शन इसका नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हो उस प्रोडक्शन के लिए उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपकी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उनकी वांट्स को भी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सेटिस्फाइड करते हैं और कुछ रिमेनिंग प्रोडक्ट्स को आप इन्वेस्ट करके रख लेते हो ताकि इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत होती है उन प्रोडक्ट्स की तो आप उनका यूज कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब आपको बताने हैं कि एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस कौन से होते हैं। फर्स्ट है आपका इनोवेशन एंड क्रिएटिव। जो आपका एंटरप्रेन्योर होगा इनोवेटिव होगा, क्रिएटिविटी होगी उसके अंदर, उसको अपने फर्म को लेके बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होंगे, वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा अच्छे अच्छे आइडिया से, किस प्रोडक्ट को किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है मार्केट में किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, तो वो सारी चीजें एंटरप्रेन्योर को पता होती है और वो उसी तरीके से फर्म में काम करता है। रिस्क टेकिंग, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क टेकर होता है, वो अपना इन्वेस्ट कर रहा है टाइम को, मनी को, अपने एफर्ट्स को अपने वेंचर के अंदर, बट गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस होगा जो वेंचर है उनका, बट वो फिर भी अपना एफर्ट्स जो होते हैं, टाइम जो होता है, मनी जो होता है, वो सब कुछ लगाते हैं जिससे इन फ्यूचर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनके
बिजनेस को लेके। थर्ड है बिजनेस प्लानिंग। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास बहुत अच्छे प्लान्स होते हैं बिजनेस पर्पस के अकॉर्डिंग। उनके पास प्रॉपर एक रोड मैप होता है कि आपको किस तरह से अपने बिजनेस में प्रॉपर काम करना है अपने वेंचर्स के लिए। फोर्थ पॉइंट है रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके रिसोर्सेज क्या होंगे? एक तो फाइनेंस होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है, टाइम होता है, एफर्ट्स होते हैं, तो उसका सही से यूटिलाइज करते हैं और किस तरीके से करना है वो सारी चीजें मैनेज करके वो प्रॉपर चलते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं। एंड लास्ट इसका पॉइंट है लीडरशिप। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, अपनी टीम को प्रॉपर गाइड करते हैं और एक प्रॉपर डिसीजन देते हैं कि आपको अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव करना है और अपने एंटरप्रेन्योर को किस तरह से आगे ले जाना है इन फ्यूचर। तो ये सारी चीजें लीडरशिप के थ्रू आपको प्रॉपर गाइड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन। आपको बताना है कि कितने टाइप की टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन है। तो फर्स्ट है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जिसमें आप लेबर्स का ज्यादा यूज करते हो एज कंपैरिजन टू कैपिटल का आप कम यूज करते हो, लेबर इंटेंसिव का ज्यादा यूज करते हो, तो इसे क्या बोला जाता है? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी आप अपने हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस में यूज करते हो जब प्रोडक्शन सेल्फ कंजप्शन के लिए, जब भी आप किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हो तब लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। जो सेकंड कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी है, इसमें आप कैपिटल का ज्यादा यूज करते हो एज कंपैरिजन टू लेबर। लेबर का यूज इसमें कम होता है, कैपिटल का ज्यादा यूज करते हो। जो प्रोडक्शन लेवल है वो लार्ज स्केल पर स्प्रेड होता है ना मार्केट में आपके, तब आप कैपिटल इंसेंटिव का यूज करते हो। आपका जो प्रॉफिट है जिससे आप मार्केट में ज्यादा टाइम तक टिके रहते हो, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड एक्सप्लेन इट। अब आपको बताने कितने टाइप्स की कॉस्ट होती है और इन्हें प्रॉपर एक एक करके एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड होता है वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट और फोर्थ होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक एक करके इसको अच्छे से समझते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट को देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आपके बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हो उससे फर्क नहीं पड़ता है फिक्स्ड कॉस्ट में। लाइक आपको एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, वेजेस देना, लोन पेमेंट्स है, आपकी लीज कॉस्ट है, रेंट देना है फर्म का, तो ये सारी चीजें फिक्स्ड कॉस्ट में इफेक्ट नहीं होता है इनका। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जब आपका वॉल्यूम चेंज होता है तो उस तरीके से वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है। लाइक आपका रॉ मटेरियल हो गया, पीस रेट, लेबर हो गया, प्रोडक्शन सप्लाईज हो गया, कमीशन हो गया, डिलीवरी कॉस्ट होता है। जब भी इनमें चेंजेस होते हैं तो कॉस्ट में भी इफेक्ट पड़ता है इनमें। अब नेक्स्ट है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होता है जो आप अपने पॉकेट से पेमेंट करते हो किसी थर्ड पार्टी को, लाइक वेजेस हो गया, लीज पेमेंट्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। आपका लास्ट कॉस्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो ऑनर होता है पहले से ही वो यूज करके आ रहा होता है, लाइक इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स, डेप्रिसिएशन हो गया, किसी मशीन पर लग रहा है। ये जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है वो पहले से ही आप पैसा लगा चुके होते हैं, बाद में आपको नहीं लगाना पड़ता है। मनी की इन्वॉल्वमेंट इम्प्लिसिट कॉस्ट में नहीं होती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप। इफ 48 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस, आपने क्या किया, अपने फर्म में 48 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया एंड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 180, और जो इसकी फिक्स्ड कॉस्ट थी 180 रुपीज अलॉन्ग विद द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट मीन्स कि जो इसका टीसी है वो 300 है। व्हाट वुड बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको बताना है कि जो आपने 48 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है तो उसमें एवरेज कॉस्ट कितना लगा था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपको फाइंड क्या करना है, एवरेज कॉस्ट। तो हमें पता होना चाहिए पहले एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, जो भी आपने अपने फर्म में गुड्स को प्रोड्यूस किया, तो वो चीज लिखते हैं यहाँ पे हम। अब हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया है। अब देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था। जो जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा उसको अच्छे से एक जगह पे नोट डाउन कर लोगे जिससे इजी हो सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना। तो आपको आउटपुट कितना दे रखा है, टोटल 48 यूनिट्स का। तो हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट भी है कि नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कितने चाहिए, क्योंकि आपका 48 है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 48। अब नेक्स्ट बात करते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है, 180। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको जो जो फॉर्मूले में चाहिए होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें मेंशन होंगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करोगे फॉर्मूले के अंदर। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना है, 180 है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 300 रुपीज है। तो आप डालोगे यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्वेश्चन में 300 रुपीज दे रखा है। अब हमने सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हमने सारी वैल्यूज लिख
लिए। अब क्वेश्चन में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी है? 180 रुपीज है। अब उसके बाद बोला है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी ये रही, जो कि आपकी 300 रुपीज। देन अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, क्या आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है? तो क्वेश्चन में ही मेंशन था 48, तो हमने 48 यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट आप इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दोगे ऊपर वाली को। 180 प्लस 300 480 रुपीज। अब नीचे 48 है तो आप इसको सेम ऐसे ही लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में आके आप AC इक्वल्स टू 480 अपॉन में 48 आप इसे डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो AC आया है कितना था? 10 रुपीज। तो ये आपकी हो गई एवरेज कॉस्ट, जो आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड करने के लिए बोला था। बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में इसका प्रॉपर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 10 पर यूनिट। तो हमने फाइंड कर लिया इस क्वेश्चन की एवरेज कॉस्ट। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। अब आपको बताना है कि लॉ ऑफ डिमांड के पीछे के रीजंस क्या हैं। तो फर्स्ट है आपका इनकम इफेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, मींस कि किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो कम होता है, तो उसकी जो डिमांड होती है मार्केट में वो बढ़ जाती है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हिज परचेजिंग पावर इंक्रीज। अब जब किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो गिर जाता है, तो किसी भी कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर होगी वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी में कमोडिटी को परचेज कर सकता है। तो इस तरह से लॉ ऑफ डिमांड का इनकम पे इफेक्ट पड़ता है। अब सेकंड बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जब भी एक कमोडिटी का जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है, तो दूसरे पे क्या होता है असर? वो उसका जो प्राइस होता है वो चीपर हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक हमने पहले पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन जो गुड्स होते हैं वो टी और कॉफी होता है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है। टी कॉफी हो गया, बॉल पेन का रिफिल के साथ कनेक्शन हो गया। तो हम टी एंड कॉफी का लेते हैं एक रिलेशन। अगर टी का प्राइस मार्केट में 50 रुपीज है और कॉफी का प्राइस भी 50 रुपीज है, अभी दोनों के प्राइस सेम है, तो डिमांड भी मार्केट में ऑलमोस्ट दोनों की सेम होगी। जो जिसे प्रेफर करता होगा वो उस चीज को लेगा। अब मार्केट में क्या हुआ, सडनली चेंज आया और कॉफी का प्राइस बढ़ गया, आपका 70 रुपीज हो गया। जब 70 रुपीज हो गया कॉफी का प्राइस, तो लोग पैसे बचाएंगे, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, टी को प्रेफरेंस देने लग जाएंगे। जब टी को प्रेफरेंस देंगे तो वहां पर जहाँ पे कॉफी आपको 70 रुपए की मिल रही है और वहीं पे जो चाय है वो आपको 50 रुपए की मिल रही है, तो आप ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट 20 रुपीज की आप अपनी कर रहे हो। तो इसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो कि आपके लॉ ऑफ डिमांड पर असर डालती है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, स्टेट द फैक्टर विच में अफेक्ट मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। आपको कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो कि मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी पे इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी, कि किस तरह से प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ऑटोमेटिक इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से किसी कमोडिटी का प्राइस पे असर पड़ता है। नेक्स्ट इनकम लेवल। इनकम लेवल पे किस तरह से इफेक्ट डालती है मार्केट कमोडिटी। अगर हम बात करें इनकम एंड वेल्थ की आपकी सोसाइटी के अंदर, तो आपकी सोसाइटी में दो टाइप के लोग रहते हैं, एक तो रिचर लोग होंगे और एक पुअर लोग होंगे। तो अगर हम रिचर के फेवर में बात करें तो जिस भी कमोडिटी का प्राइस अगर ज्यादा होगा तो उनपे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो उसी कमोडिटी को प्रेफरेंस देंगे। अगर हम बात करें पुअर फेवर में, तो पुअर फेवर भी उन्हीं कमोडिटीज को पसंद करेंगे और उसकी जो कमोडिटी की प्रेफरेंस बढ़ाएंगे। तो इस तरह हमारी सोसाइटी में दो टाइप के लोग रहते हैं, रिचर और पुअर। दोनों ही अपनी इनकम के हिसाब से कमोडिटीज को अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग से परचेज करते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन से किस तरह असर पड़ता है आपके मार्केट कमोडिटी पे। अगर समर सीजन है तो आप ज्यादा प्रेफरेंस आइसक्रीम को दोगे, विंटर में तो आप उसे परचेज नहीं करोगे। अगर हम बात करें रेनी सीजन की, तो रेनी सीजन में आप किसको प्रेफरेंस देते हो ज्यादा? अम्ब्रेला को हो गया, रेन कोट हो गया। तो इस तरह की चीजें आप ज्यादा परचेज करते हो और इनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाती है। अब वही विंटर सीजन में आप वूलन क्लॉथ्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो। तो इस तरह से क्लाइमेट कंडीशन मार्केट डिमांड पर इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन डिमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। अब आपको बताना है कि बार्टर सिस्टम के कुछ डिमेरिट्स। बार्टर सिस्टम हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस वांट्स। एक एग्जांपल से इस पॉइंट को समझते हैं। अगर किसी पर्सन को कपड़े की जरूरत है, वो ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जिसको वो बदले में चावल दे सके, तो उससे उसको वो चावल दे देगा फर्स्ट पर्सन को और उससे कपड़े ले लेगा जो उसके पास होंगे। देन ही कैन एक्सचेंज राइस फॉर क्लॉथ्स विद अनदर पर्सन हु हैज क्लॉथ्स एंड आल्सो वांट राइस। जिसको चावल चाहिए थे उसको चावल मिल गए और जिसे कपड़े की जरूरत थी उसे कपड़े मिल गए। ये तो हो गया बार्टर सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं इसमें डीमेरिट्स कैसे अराइज
अराइज हुआ। तो डीमेरिट, अब जिस पर्सन को कपड़े की जरूरत थी अब उसे चावल की भी जरूरत पड़ जाती है। तो इससे डबल कोइंसिडेंस वांट्स की मतलब आपको दो चीजें चाहिए होती है सेम टाइम पे, तो इससे डबल कोइंसिडेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो अराइज हो जाती है बार्टर सिस्टम के अंदर। इसलिए आप मनी के थ्रू दोनों चीज को परचेज कर सकते हो। आपको कपड़े चाहिए तो आपने पैसे दिए और कपड़े ले लिए, आपको चावल चाहिए तो आप शॉपकीपर को पैसे दे दोगे और चावल खरीद लोगे। तो इससे डबल कोइंसिडेंस वांट्स राइज नहीं होता, बट बार्टर सिस्टम के अंदर ये चीज हो सकती है, इसका डीमेरिट होता है। सेकंड डीमेरिट की बात करते हैं, लेक ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स। आप गुड्स को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में, बट कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिन्हें आप स्मॉल पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक किसी पर्सन के पास काऊ है, गाय है उसके पास, और वो चाहता है कुछ आइटम्स लाइक क्लॉथ्स और फूड ग्रेन्स की उसे जरूरत है। अब उसको एक्सचेंज करने में सिर्फ उसके पास गाय है, तो वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में उस गाय को डिवाइड तो नहीं कर सकती। गाय को डिवाइड करके कपड़े भी ले ले और फूड ग्रेन्स को भी परचेज कर ले। तो ये एक प्रॉब्लम अराइज होती है बार्टर सिस्टम के अंदर, जिसमें ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जिन्हें आप पीसेस में डिवाइड करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वैल्यू। अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, एक ये मेजर प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम के अंदर। अ गुड लूजेस इट्स ओरिजिनल क्वालिटी। अब क्या होता है, जो गुड्स होते हैं अगर आप उन्हें स्टोर करके रखोगे तो अपनी क्वालिटी को खो देते हैं। लाइक अगर कोई भी वेजिटेबल को आप स्टोर करके रख रहे हो, पेरिशेबल आइटम जो भी ईटेबल आइटम्स होते हैं ना, जो ज्यादातर सिर्फ 1 या फिर 2-3 दिन तक आप उन्हें स्टोर करके रखते हो, अदरवाइज वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो इन गुड्स को अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रखते हो तो ये खराब हो जाती है। तो ये बार्टर सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम भी अराइज होती है कि आप इन फ्यूचर उन गुड्स की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कि बदले में अगर आपने अभी वेजिटेबल्स को बचा कर रखा है और इन फ्यूचर अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती तो आप सब्जियों के बदले में कुछ और सामान ले लेंगे, तब तक क्या होगा, जो आपकी वेजिटेबल होगी वो खराब हो चुकी होगी। इसलिए अगर आप किसी भी गुड्स को, पेरिशेबल आइटम को स्टोर करके रखते हो, ये बार्टर सिस्टम के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम को अराइज करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मनी एंड स्टेट 3 ऑफ इट्स फंक्शन। अब आपको मनी के बारे में बताना है और फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है। अब फर्स्ट देखते हैं कि मनी क्या होता है। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जिसके बदले में आप किसी भी सामान को खरीद सकते हो जो भी आपको जरूरत होती है उस टाइम पे। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी का प्राइमरी फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप इसमें क्या करते हो, आपको किसी भी गुड की वांट होती है, जरूरत होती है, तो आप खरीद लेते हो। आप सेलर के पास गए, आपको कोई भी गुड या फिर सर्विसेज को परचेज करना है, तो आप सेलर को मनी देते हो और उसके बाद उस कॉमोडिटी को परचेज कर लेते हो उससे। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू में अनदर फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मनी, ये एक अनदर फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मनी है आपका, जिसमें आप क्या करते हो, जो भी आपके गुड्स होते हैं ना, आप उनके प्राइस को मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद मार्केट में आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उन्हें सेल कर देते हो। जो प्राइस होता है आप उसे मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस्ड करते हो, और जो वैल्यू होती है किसी कॉमोडिटी की आप उसे एक मॉनेटरी टर्म्स में देखते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू में मनी सर्व एज स्टोर ऑफ वेल्थ ओवर अ टाइम। जब भी आप अपने पैसे को अगर सेव करके रखते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, इन फ्यूचर आपकी परचेजिंग पावर को इंक्रीज करती है। बट अगर किसी पेरिशेबल गुड्स को आप सेव करके रखते हो और सोचते हो कि इन फ्यूचर इसमें से आपको कुछ मिलेगा, तो वो चीज खराब हो जाती है। मनी होती है वो टाइम के साथ साथ अपने आप को सेम रखती है, धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही, तो उसी हिसाब से अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करके रखोगे, जो मनी है अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्टिल सेम रहती है। मेकिंग इट्स कन्वीनियंट वे टू स्टोर वेल्थ, पीपल कैन होल्ड ऑन टू मनी एंड यूज इट्स लेटर टू मेक परचेज। अब लोग पैसे को बचा कर रखते हैं, सेव करके रखते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी उन्हें फाइनेंशियल नीड हो तो उस पैसों का वो यूज कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रेडिट, हाउ डज अ बैंक क्रिएट क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकता है। क्रेडिट, जब आप उधार में किसी से पैसे लेते हो, लाइक अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बैंक से आप पैसे उधार में लेते हो। जो उधार में पैसे लेता है तो उसे बोरोवर कहा जाता है, जो उधार में पैसे देता है उसे लेंडर कहते हैं। अब बात करते हैं कि बैंक किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन को मेंटेन करके रखती है। जब कोई पर्सन बैंक में आके पैसे अपने जमा करता है तो वो सारे पैसे एक साथ नहीं निकाल लेता है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में अपने पैसे को विड्रॉ करता है अपने अकाउंट से। द बैंक कीप्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश। जो बैंक होती है एक परसेंटेज डिसाइड करके रखती है और कैश को उसी लिमिट में अपने पास सेव करके रखती है, ताकि अगर कोई पब्लिक आए उनके पास तो वो अपने पैसे उन्हें दे सके, कि अगर किसी को भी जरूरत होती है तो वो कैश फॉर्म में पब्लिक को पैसे दे सके। तो इसे ही कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। द बैंक क्लेम्स द अमाउंट विच गेव
गिव अस लोन फ्रॉम द पब्लिक। बैंक पब्लिक को लोन देती है, उस अमाउंट पे वो क्लेम कर सकती है। तो इसी तरीके से आप क्रेडिट क्रिएशन को जो बैंक होती है मेंटेन करके रखती है, आप लोगों का पैसा ही आप लोगों को यूज करने के लिए देती है। अगर किसी अनदर पर्सन को जरूरत होती है उस टाइम तो वो लोन देती है और उसके बाद उन्हीं से वो पैसे वापस करके अपने पास रख लेती है, और जब कोई विड्रॉ करने के लिए आता है अपने पैसे तो उन्हें उन्हीं पैसे को वो वापस कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब आपको बताना है कि प्राइमरी डेटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आप डायरेक्टली उस पर्सन के पास जाते हो और जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होती है, फेस टू फेस जाकर कर सकते हो। अंडर दिस मेथड द इन्विजिलेटर कलेक्ट्स द डेटा पर्सनली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। जो पर्सन आपसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है तो उसे इन्वेस्टिगेटर के नाम से जाना जाता है, और जिस पर्सन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर रिस्पॉन्स करता है उन क्वेश्चंस का तो उसे रिस्पोंडेंट कहा जाता है। तो इस तरह से आप जो इन्वेस्टिगेटर होता है रिस्पोंडेंट से जो भी उसको आपकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है वो कलेक्ट कर लेता है आपके थ्रू, और क्या करता है अपने डेटा को मेंटेन करता है। नेक्स्ट इसका है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर होता है आपके किसी नोन से या फिर किसी थर्ड पर्सन से आपके बारे में पूछता है कि वो क्या काम करते हैं, उनके फैमिली में कितने मेंबर्स है, कितने एजुकेटेड हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट। अब इस मेथड के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो एजेंट्स को हायर करता है और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू कलेक्ट कर ली जाती है। ये ज्यादातर जो मेथड है थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट का न्यूज़पेपर ऑफिसेज में ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है बाय मेल क्वेश्चनेयर। इस मेथड में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर रेडी कर लिया जाता है, एक पेपर के अंदर लिख देते हैं, और उसके बाद जो भी रिस्पोंडेंट होता है जिससे क्वेश्चन पूछना होता है तो वो इन्वेस्टिगेटर उसे बाय पोस्ट के थ्रू आप तक पहुंचा देते हैं, और उसके बाद जो रिस्पोंडेंट होता है उन सारे क्वेश्चंस को फिल कर देता है, और उसके बाद जो भी टाइम पीरियड आपको दिया जाता है आप उस टाइम पीरियड में भेज देते हो, वापस कर देते हो। बट इस मेथड में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है कि इसमें जो लिटरेट पर्संस होते हैं सिर्फ वही रिस्पॉन्स कर सकते हैं इस मैसेज का। जो अनएजुकेटेड पर्संस होते हैं वो इस मेथड का ज्यादातर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है आपको पहले पढ़ना होता है और उसके बाद उसे फिल करना होता है। तो ये इसका एक डीमेरिट हो जाता है प्राइमरी डेटा के अंदर अगर आप क्वेश्चन नेरे किसी मेल के थ्रू आप किसी रिस्पोंडेंट को भेजते हो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना है आपको, जो ये डेटा दे रखा है नीचे। डायरेक्ट मेथड से करते हैं वो इजी सा इसका फॉर्मूला है जिससे जल्दी से हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड कर लेंगे। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है x पे बार सिग्मा fx अपॉन में n। तो जो ये fx है वो आपकी हो जाएगी नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, नंबर ऑफ फैमिलीज आपका हो जाएगा f। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमें पता ही है इसका, हमने पहले ही लिख लिया। अब हम डायरेक्ट मेथड का यूज करके इस अर्थमेटिक मीन को फाइंड करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है डेटा उसके अकॉर्डिंग करें। x हमें दे रखा है और f दे रखा है। x हमारे पास क्या है, हमने क्या माना है x को, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली पे, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट f है नंबर ऑफ फैमिलीज ले लेते हैं हम। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। डेटा में आपका x जो है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे, एक x का और एक f का। उसके बाद जो हमारे फॉर्मूले में जरूरत है हम उसमें पुट कर देंगे इन्हें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है आपका x, उसके बाद है f। जो आपको फॉर्मूले में जरूरत होगी, आप क्या कर रहे हो, सिग्मा fx की जरूरत है हमें, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे साथ में। fx भी मिल गया, हमें सारी वैल्यूज का पता चल गया। तो x जो आपको डेटा में गिवन है वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से आपको पहले अपने डेटा को सिक्योर करके रख लेना ताकि इजी हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में न्यूमेरिकल्स वालों को। हमने x वाली जितनी भी वैल्यूज आपको दे रखी थी डेटा के अंदर हमने लिख लिया, कुछ एक्स्ट्रा से ऐड नहीं किया अभी। अब नंबर ऑफ फैमिलीज जो भी आपको गिवन है इसके अंदर आप उन्हें लिख दोगे f वाले साइड में, क्योंकि हमने क्या लेट किया है, जो f है हमारी नंबर ऑफ फैमिलीज है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज में 13 वैल्यू आपको गिवन है, देन 17 है, 20 है, 40, 20, 17 और 13 है। तो ये सारी वैल्यूज को हमने लिख लिया। अब हम fx करेंगे, मतलब f को x से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को आपस में जो मल्टीप्लाई करके आएगा आप यहाँ पर लिखते जाओगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में इसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 0 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, जब भी आप किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 0। 17 को अब आपने 1 से
से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 17। 20 को आप 2 से करोगे तो 40। 40 को आप 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 120 होगा आपका। नेक्स्ट 20 को आप 4 से करोगे तो 80 आएगा। 17 को 5 से करोगे तो 17 5 जा 85। नेक्स्ट आपका बचा है 13 को आप 6 से करोगे तो 13 6 जा होता है 78। जो हमें फॉर्मूले में पूछा था हमने वो चीज कर दी है। fx था हमारे पास, x पे बार है, सिग्मा fx अपॉन में n। fx वाला हमने कर दिया। अब नीचे की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब इन सारी वैल्यूज को आप टोटल कर लोगे। जो ये f है उसका टोटल करने में आपका क्या आएगा, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दोगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन में क्या करते हैं, जितने भी वैल्यूज गिवन होती है आप उन्हें ऐड कर लेते हो। ऐड करने के बाद आपका ये आएगा 140। अब हम करेंगे fx को ऐड। हमें यहाँ पे x को ऐड नहीं करना होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट या फिर फॉर्मूले में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमने x को ऐसे ही छोड़ दिया। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट फॉर्मूले में इसका यूज नहीं है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें जो भी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है तो हमने उसी की वैल्यू को ऐड किया। अब fx हमें जरूरत है फॉर्मूले में तो हम fx को ऐड करेंगे क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है। तो सारी वैल्यूज को हमने जब ऐड किया तो आपका 420 fx का टोटल आ रहा है। चलिए अब फॉर्मूले में सबको ऐड कर देते हैं। फॉर्मूला ये है आपका x पे बार सिग्मा fx आपका 420 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 420 लिख दोगे, देन अपॉन लगा दोगे। अपॉन के बाद इसमें जो n है नंबर ऑफ फैमिलीज जिसको हमने माना था, तो आप n को यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज लिख दोगे जो कि आपकी नंबर ऑफ फैमिलीज 140 है। ऐड करने के बाद 140 आया था तो हमने n की जगह 140 को लिख दिया है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 420 को 140 से तो 3 आएगा। तो जो वैल्यू थी x पे बार मतलब कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन था वो फाइंड कर लिया है। कितना आया है आपका 3। इस तरह से आपको डेटा की वैल्यूज को सेपरेट करके सॉल्व करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया आप इसे प्रॉपर देख सकते हैं, इस तरह से आपको करना होगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन द 3 डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आपको डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बताना है। जो 3 सेक्टर्स हैं आपके इकोनॉमी के अंदर। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं आप उनका यूज करते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए लैंड का यूज करते हो, फिशिंग हो गया, डेयरी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। तो इस तरह प्राइमरी सेक्टर के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में जो भी आपके प्राइमरी सेक्टर से आपने रॉ मटेरियल को कलेक्ट किया है तो सेकेंडरी सेक्टर का क्या प्रोसेस होता है, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स में। तो सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में चेंज कर देते हैं, उसके बाद कंज्यूमर तक उन सारे प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। अब लास्ट आपका जो सेक्टर है वो है टर्शियरी सेक्टर, इसका दूसरा नाम है सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर टूरिज्म में लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बैंकिंग हो गया, एंटरटेनमेंट सर्विस हो गया, फर्म्स हो गई, तो ये सारी चीजें टर्शियरी सेक्टर करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर। अब इस क्वेश्चन में आपको टर्शियरी सेक्टर के रोल और इम्पोर्टेंस बताने हैं। तो फर्स्ट इसका रोल इम्पोर्टेंस क्या है, जो सर्विस सेक्टर होती है वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन अपना देती है एज कंपैरिजन टू आपके जो 2 सेक्टर्स है उनसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देती है नेशनल इनकम में। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। जो सर्विस सेक्टर है अगर हम कंपैरिजन करें 2 सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से, तो उसमें जो सर्विस सेक्टर है वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाती है और लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग फंड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं हमारी इंडिया की सर्विस सेक्टर को देख के अट्रैक्ट होती हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को हमारे सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट कर देती हैं। लाइक आपका बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गए, होटल की जो सर्विसेज होती है, तो ये सब जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं इन जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर देती है जिससे उन्हें प्रॉफिट हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर इंडिया एंड चाइना यूएसए विद रिगार्ड टू पॉवर्टी। अब आपको बताना है कि इंडिया की पॉवर्टी किस तरह की है, चाइना की कैसी है और यूएसए की कैसी है। जो इंडिया की पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है क्योंकि यहाँ पर जो लोग है वो अपनी बेसिक जो उनकी नीड्स होती है वो भी उसको फुलफिल नहीं कर पाते। लाइक फूड हो गया, क्लीन वाटर हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो भी सही से नहीं ले पाते हैं इंडिया के अंदर। जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो एलिवेशन प्रोग्राम चलाती है जिससे पॉवर्टी को अपनी इंडिया से हटा सके। जो इंडिया की एजुकेशन फैसिलिटी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इससे पॉवर्टी ज्यादा बढ़ जाती है अपनी इंडिया के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं चाइना की। चाइना बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ कर रही है एज कंपैरिजन टू पास्ट ईयर से। पहले इतना ज्यादा उसने ग्रोथ नहीं की थी इकोनॉमी में,
में अब ज्यादा ग्रोथ कर रही है। वो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारे जो एलिवेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो उन्हें इम्प्लीमेंट करती है, जिससे चाइना की जो पॉवर्टी है वो हट सके। नेक्स्ट यूएसए की बात करते हैं। यूएसए में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पॉवर्टी से घिरे हुए हैं, जैसे बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, जो लोग एम्प्लॉयड है बट उनके जो वेजेस है वो बहुत ज्यादा कम है। तो इस तरह से यूएसए में भी पॉवर्टी है। वहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाती है जिससे पॉवर्टी को हटा सके धीरे धीरे। फूड स्टैम्प्स, हाउसिंग असिस्टेंस, जो वहाँ की गवर्नमेंट है सोशल वेलफेयर का काम करके वहाँ की पॉवर्टी को हटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय सॉइल डिग्रेडेशन, व्हाट आर द मेजर कॉजेज, राइट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि सॉइल डिग्रेडेशन होता क्या है, इसके मेजर कॉजेज क्या है और इससे हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। जो सॉइल होती है अपनी क्वालिटी को क्या कर देती है, लूज कर देती है। लाइक उसके जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उन्हें क्या कर देती है, लूज कर देती है और उसके जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको डिसबैलेंस कर देती है। ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके मेजर कॉजेज कौन कौन से हैं सॉइल डिग्रेडेशन के। जब भी आप अपने फील्ड में मतलब खेत में ज्यादा एक्सेस अमाउंट में इरिगेशन कर देते हो, सिंचाई कर देते हो, तो जो वाटर होता है ना वो कलेक्ट हो जाता है एक जगह पे, जिससे वो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको डैमेज कर देती है और जो सॉल्ट होता है ना वहीं पर सॉइल में ज्यादा अमाउंट में हो जाता है। अब ज्यादा एक्सेस अमाउंट में वाटर कलेक्ट हो जाता है उस जगह पे, जिससे क्या हो जाता है, जो सॉल्ट होता है वो प्रेजेंट होने लग जाता है सॉइल के अंदर, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देती है। तो ये इसका सॉइल डिग्रेडेशन का मेजर कॉज था। सेकंड ये है कि अगर आपके फील्ड में ज्यादा ओवर ग्रेसिंग होगी एनिमल्स के थ्रू, मतलब जो एनिमल्स होते हैं ज्यादा घास को खाएंगे, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल होती है वो खराब हो जाती है। इफेक्ट्स क्या क्या है सॉइल डिग्रेडेशन के। जब भी आप क्रॉप उगाते हो अपनी सॉइल में, तो बार बार उसको टिलिंग करते हो, उसकी प्लगिंग करते हो सॉइल के अंदर, तो उससे इफेक्ट पड़ती है आपके सॉइल पे, जो कि इकोसिस्टम को डिसबैलेंस कर देती है। तो इससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो हाई लेवल पे इंक्रीज हो जाते हैं, जो उनके ऑर्गेनिक टॉक्सिन होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं सॉइल के, वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो खराब हो जाती है और सॉइल डैमेज होने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस इन ब्रीफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया। अब आपको बताना है जो राइट्स ऑफ कंज्यूमर है इंडिया में उसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि राइट्स लिखने आपको कंज्यूमर्स के। तो फर्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो, किसी भी गुड्स को परचेज करते हो, तो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उस ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट कौन से ब्रांड का है, उसका रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, वेट होना चाहिए, आपको एक्सपायरी डेट पता होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए, जैसे कि जो भी इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं उसमें ISI का मार्क होता है, जो भी फूडेबल आइटम्स होते हैं उसमें एग मार्क होता है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर उसमें मार्क मेंशन होना चाहिए, तभी आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को आपको खरीदना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट टू चूज। आपके पास चूज करने का राइट है कि आपको किस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए या फिर कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई फोर्स करता है, इट मीन्स कि आप किसी शॉप में जाते हो और सेलर आपको फोर्स करता है किसी भी चीज को खरीदने में, तो आप क्या कर देते हो, उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो, जिससे आप अपना राइट खो देते हो चूज करने का किसी भी प्रोडक्ट का। नेक्स्ट इसका पॉइंट है राइट टू सेफ्टी। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो उसमें प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि आपको ये प्रोडक्ट किस तरह से यूज करना है। जैसे मेडिसिन होता है तो उसमें प्रॉपर लिखा होता है कि आपको 2 सुबह शाम खानी है, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उसमें ISI का मार्क होता है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है या फिर नहीं। मेडिसिन का एग्जांपल ले लेते हैं। मेडिसिन में एक्सपायरी डेट लिखी होती है, यूज डेट लिखी होती है कि आपको कब से कब तक को उसे यूज करना है। राइट टू बी हर्ड। अब क्या होता है, सुनवाई का अधिकार होता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी प्रोड्यूसर ने या फिर किसी कंपनी ने, किसी सेलर ने आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट को सेल किया है, तो आप उसके अगेंस्ट फाइल कंप्लेन करा सकते हो कंज्यूमर फोरम के अंदर। नेक्स्ट है आपका द राइट टू सीक रेडिसेल। अगर आपके साथ लगता है आपको कि आपके प्रोडक्ट के साथ आपको चीट किया गया है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है जब आपने क्या करा, उस प्रोडक्ट को खरीदा है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके फाइल कंप्लेन करवा सकते हो और उसके बदले में कोर्ट कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती है, जितना भी आपका नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब आपको कंज्यूमर को, जो भोक्ता होते हैं, उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, तभी तो वो अवेयर होंगे और उन्हें पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट उनके लिए सही है या
फिर नहीं। ऐसे बहुत से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, एनजीओज हैं जो क्या करती है, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स खोलती है जिससे लोगों को पता चले कि किस तरह का प्रोडक्ट उनके लिए सही है और वो किस प्रोडक्ट को खरीदे अपने यूज के लिए। तो जब भी आप प्रोडक्ट को खरीदते हो तो उसमें लोगो देखो, ट्रेडमार्क देखना होता है। लाइक अगर आप कोई इलेक्ट्रिक आइटम खरीदते हो तो उसमें ISI का मार्क होना चाहिए। आप फूड का कोई आइटम खरीदते हो तो उसमें एग मार्क होना चाहिए। तो इस तरह के आपको लोगो को देख के, ट्रेडमार्क को देख के उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। डीलिंग विद एडवर्टीजमेंट, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी आजकल की जो जनरेशन है वहां पे जो एडवर्टीजमेंट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो आप इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टीजमेंट करवाती है डिफरेंट मास मीडिया में, लाइक टेलीविजन में करवा रही है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, रेडियो में। तो हर तरह की पब्लिशिंग करती है अपने प्रोडक्ट्स की, जिससे लोगों को उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले और वो उन प्रोडक्ट्स को खरीदे। ज्यादा जो विक्टिम्स होते हैं इस एडवर्टीजमेंट का तो वो बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उन सारी चीजों को देख के और वो फिर जिद करते हैं उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। नेक्स्ट है आपका बाइंग क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। अब इस पॉइंट में आपको देखना है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो प्रॉपर आपको लोगो, ट्रेडमार्क देखकर ही उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, जिससे ये पता चले कि आप एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। नेक्स्ट है, जब भी किसी प्रोडक्ट को आप खरीदते हो तो बिल के लिए डिमांड करना चाहिए सेलर से, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो कभी कभार होता है बिल आपको प्रोवाइड नहीं करते। तो इसलिए जो बायर्स होते हैं उन्हें खुद बोलना चाहिए सेलर से कि वो उन्हें बिल प्रॉपर प्रोवाइड करे, क्योंकि जो बिल होता है वो आपका एक लीगल प्रूफ बन जाता है। अगर आपको इन फ्यूचर लगता है कि आपके साथ चीट हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप उसे एज अ प्रूफ कोर्ट में भी दिखा सकते हो। और जब भी आप सेलर से बिल लेते हो तो गवर्नमेंट टैक्स रिसीव करती है, तो इस तरह से आप क्या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हो अपने कंट्री के। नेक्स्ट है बीइंग अ ग्रीन कंज्यूमर। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जो कि आपके एनवायरमेंट को हार्श ना करे। लाइक प्लास्टिक बैग्स के आइटम्स को नहीं परचेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपके एनवायरमेंट को डैमेज कर देती है। आपको बायोडिग्रेडेबल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो इजिली वाटर में या फिर सॉइल में इजिली डीकंपोज हो जाए, आपको उन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स, गिव रीजन इन योर सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब आपको क्या करना है, इन आइटम्स को चेक करना है, फिर बताना है कि वेरिएबल कौन सा और एट्रीब्यूट्स कौन सा है। तो पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। वेरिएबल वो होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो नंबर्स की टर्म्स में। और जो आपका एट्रीब्यूट्स होता है, एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, आप इसे मेजर नहीं कर सकते हो नंबर्स की टर्म्स में। अब हमें पता चल गया दोनों टर्म्स कौन सी हैं, वेरिएबल कौन सा है और एट्रीब्यूट्स कौन सा है। अब बात करते हैं हाइट ऑफ स्टूडेंट। अब किसी भी स्टूडेंट की आप हाइट को इजिली मेजर कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट है ब्यूटी ऑफ अ गर्ल। आप किसी की ब्यूटी को मेजर कर सकते हो, नंबर्स की टर्म्स में नहीं कर सकते, तो ये किस में आएगा, एट्रीब्यूट्स के अंदर आएगा। अब नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस लेवल ऑफ बॉय। अब आपको क्या करना है, किसी बॉय का इंटेलिजेंट लेवल बताना है, तो आप इसको नंबर्स के टर्म्स में नहीं बता सकते कि हाँ वो 3, 5 की टर्म्स में इंटेलिजेंट है। आप इस तरह से उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो ये एट्रीब्यूट्स के अंदर आएगा। एंड आपका लास्ट है वेट ऑफ अ पर्सन। आप किसी पर्सन के वेट को किस तरह से मेजर कर सकते हो, ऑब्वियस बात है आप उसका मेजर कर सकते हो नंबर्स के टर्म में, 53 kg का है, 60 kg का है, 48 kg का है, तो इस तरह से आप उसका मेजरमेंट कर सकते हो। तो वेरिएबल हो गया आपका जो 4th पॉइंट था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर फिलिंग अ कंप्लेंट बाय अ कंज्यूमर। अब आपको बताना है कि एक कंज्यूमर किस तरह से फाइल कंप्लेंट कर सकता है। फर्स्ट है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। अगर जो सेलर होता है आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की सेल कर देता है, तो आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में उनके अगेंस्ट जाकर आप फाइल कंप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है पुअर सर्विस। अगर आपको जो सेलर है पुअर सर्विस प्रोवाइड करे, लाइक हॉस्पिटल हो गया, रिपेयर जो टेक्नीशियंस होते हैं वो आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप
आप इसके अगेंस्ट भी कंज्यूमर कोर्ट में जाकर कंप्लेन करवा सकते हो फाइल। नेक्स्ट है मिसलीडिंग एडवर्टीजिंग। अब आप क्या कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट देख के बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो कि डिसएडवांटेज नहीं बताते हैं उन प्रोडक्ट्स का, तो उसके रिगार्डिंग भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर फॉल्स एडवर्टीजिंग का केस उन पर कर सकते हो और कंप्लेन कर सकते हो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के अंदर, क्योंकि आपको वो फॉल्स एडवर्टाइजिंग दिखाकर अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है बिलिंग डिस्प्यूट्स, जिसमें आप क्या करते हो, किसी सेलर से जब भी आप इनवॉइस को लेते हो, बिल्स को लेते हो, तो उसमें कभी कभार इनकरेक्शन कर देते हैं वो, या फिर कुछ ऑटो करेक्ट करके जो बिल्स की जो अमाउंट होता है उसको कभी कम कर देते हैं, ज्यादा करते हैं, तो इस तरह से आपके साथ बिलिंग डिस्प्यूट्स हो जाता है। तो इन केस में भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर ये सारी चीजें उन्हें बता सकते हो और प्रूफ के लिए अपना जो बिल था आप उन्हें दिखा सकते हो। आई होप आज की इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की नोट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सको। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।